हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ईडी विस्ता के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक है वैलेंसी फैक्टर एंड फैक्टर कैलकुलेशन। इसको पढ़ाएंगे दीपक पूनिया सर, एमएससी फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है, 7+ ईयर एक्सपीरियंस है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आपको सारे वीडियोज एक्सेस करने का मौका मिले। तो आइए चलते हैं दीपक पूनिया सर के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन उस टॉपिक की फिजिकल केमिस्ट्री में बेहद इंपॉर्टेंस है। वो टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने वो कॉन्सेप्ट सीख लिया, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है, तो आप फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत सारे सवालों को एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो। मैं कहूँ आपको सिर्फ रिएक्शन लिखने के बाद अगले स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो चलिए शुरू करते हैं। उस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने से पहले आपने देखा होगा कि बहुत बार जब आप कैलकुलेट करते हैं नॉर्मलिटी किसी भी सॉल्यूशन की या किसी भी सब्सटेंस की नॉर्मलिटी, जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आप फॉर्मूला वहां पर यूज करते हैं मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। ऐसे जब आप कई बार कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट मास, तब आप वहां पे फॉर्मूला यूज करते हैं उस सब्सटेंस का जिसका आप इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका मोलर मास इनटू एन फैक्टर। और आपने देखा होगा कि जब आप कभी नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं एन फैक्टर से, तो वो इक्वल होता है किसके? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये जो स्मॉल ही है, इसका मतलब है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। क्लियर है यहां तक? तो देखिए, ये फॉर्मूले आपने कहीं ना कहीं फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत बार इस्तेमाल किए होंगे। आपको मोलरिटी पता है, आप मोलर मास को भी जानते हैं, आप मोल भी पता है आपको। लेकिन एक बहुत बार प्रॉब्लम होती है कि सर ये एन फैक्टर है ना, ये एन फैक्टर क्या होता है? ये एन फैक्टर किस चीज को बताता है और इस एन फैक्टर को हम कहते क्या है? तो पहली बात, इस एन फैक्टर का एक नाम और होता है जिसको हम बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर। क्या बोलेंगे इसको? वैलेंसी फैक्टर। एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर सेम ही चीज है, अलग अलग नहीं है ये, ठीक है। दूसरी बात, सर इस एन फैक्टर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? कुछ रिएक्शंस में इसकी वैल्यू अलग तरीके से कैलकुलेट की हुई देखते हैं हम, कुछ और रिएक्शन आ जाते हैं उसमें अलग तरीका लगा देते हैं। तो आखिर वो कौन सा मेथड है जिस मेथड से आप हर एक केस में एन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं? तो दोस्तों, यही वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको इस वीडियो में हम पूरा पढ़ने वाले हैं, जिसको आपको अच्छे से समझना है। इस एन फैक्टर को कैलकुलेट करने के हम सारे मेथड्स यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आइए जरा एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एन फैक्टर कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं जब आपको एक एसिड दे रखा हो, या कोई आपको बेस दे रखा हो, या फिर आपको कोई एक एसिड बेस रिएक्शन दे रखी हो। देखो, मैं यहाँ पर तीनों चीजों को सेपरेट लिख रहा हूं, इस बात को समझने की कोशिश करें। पहला, हम एन फैक्टर तब निकालेंगे जब हमें एक सिर्फ अकेला एसिड दिया हुआ है, बेस दे रखा है, या कोई एक एसिड बेस टाइट्रेशन की जो रिएक्शन होती है, एसिड बेस रिएक्शन, वो एसिड बेस रिएक्शन हमें दे रखी हो। तो हम सीखेंगे पहले केस में कि जब ऐसी कुछ सिचुएशन आपके सामने आ जाए तब आप एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। जरा समझते हैं, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड के लिए। देखिए, एसिड के लिए जो एन फैक्टर होता है उसकी वैल्यू होती है अपने पास नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस और नंबर ऑफ रिप्लेस्ड H प्लस। देखिए, दोनों में फर्क है, ध्यान से समझिए। यहां मैंने बोला रिप्लेसेबल, यहां मैंने बोला रिप्लेस्ड। एक जगह मैंने बोला रिप्लेसेबल, एक जगह मैंने बोला रिप्लेस्ड। क्या मतलब है दोनों का? सुनिए ध्यान से। जब आपको कोई केमिकल रिएक्शन गिवन हो, मतलब सवाल में आपको ऑलरेडी केमिकल रिएक्शन दे रखी है, तब तो वहां पर आपको एसिड के लिए चेक करना है नंबर ऑफ रिप्लेस्ड हाइड्रोजन। और जब आपको वहां पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं दे रखी, नो केमिकल रिएक्शन इज गिवन, उस केस में हम चेक करते हैं क्या? रिप्लेसेबल H प्लस। दोनों में फर्क समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन देने से क्या मतलब है और नहीं देने से क्या मतलब है। इसको समझते हैं मैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे पहला एग्जांपल, आपको कोई बोले कि H2SO4 एसिड है, बता इसका एन फैक्टर क्या होगा।
तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस H2SO4 के पास में 2 हाइड्रोजन है और दोनों के दोनों रिप्लेस हो सकते हैं। जब 2 हाइड्रोजन है दोनों यहाँ पर रिप्लेस हो सकते हैं तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 2। अगला एग्जांपल मैं कहूँ HCl, तो कितना हाइड्रोजन है इसके पास 1 और 1 रिप्लेस हो सकता है, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लो जब HI की बात करेंगे तो यहाँ पर n फैक्टर कितना हो जाएगा 1। ये आप सारे n फैक्टर इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं दे रखी है, आपको तो सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड का नाम दे रखा है। जैसे पहले केस में कंपाउंड आपको क्या दे रखा है H2SO4, दूसरे में HCl दे रखा, तीसरे में क्या दे रखा आपको HI। तो आप सिर्फ और सिर्फ केमिकल कंपाउंड को देख के ये बता रहे हैं कि उसमें कितने रिप्लेसेबल H हैं, कितने रिप्लेसेबल H, वो उसका क्या बन जाएगा n फैक्टर। इसी में अगर मैं एक अगले एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल होता है आपका H3PO4। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर आपको 3 दिखाई दे रहे हैं, तीनों के दोनों क्या होते हैं रिप्लेसेबल, तो इसका n फैक्टर कितना बन जाएगा 3। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, ध्यान से समझना इसको, थोड़ा सा अलग है ये वाला एग्जांपल, दिखने में आपको सेम ही नजर आएगा लेकिन है ये अलग, वो है H3PO3। H3PO3 आपको यहाँ पर 3 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, लेकिन 3 हाइड्रोजन होने के बावजूद भी इसका जो n फैक्टर है वो 3 नहीं होता। दरअसल इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, P डबल बॉन्ड O, OH, ये फॉस्फोरस एसिड होता है, OH और H। सही बात है आपकी, आपको इसमें 3 H दिखाई दे रहे हैं, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन कनेक्टेड है फॉस्फोरस से, और फॉस्फोरस से कनेक्टेड होने के कारण ये वाला जो H है, ये वाला H इसका रिप्लेसेबल नहीं है, ये इसका रिप्लेस नहीं हो सकता। केवल कौन से रिप्लेस होंगे जो O से कनेक्टेड है, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 2। तो ध्यान रखना आप इस केस में आपको एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है, और वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि केवल और केवल वही हाइड्रोजन्स रिप्लेसेबल होते हैं जो जुड़े होते हैं किसी ऐसे एलिमेंट से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, मोर नहीं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। और वो कौन कौन से होते हैं, वो जनरली ऑक्सीजन होता है और फ्लोरीन होता है। लेकिन आप जानते हैं कि फ्लोरीन तो केवल एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो फ्लोरीन वाला केस तो केवल किस में आएगा HF में आएगा, उसके अलावा लगभग क्या होंगे ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो ऑक्सीजन से जो कनेक्टेड होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे रिप्लेसेबल, ऐसे क्लोरीन से कनेक्टेड सारे क्या होते हैं रिप्लेसेबल होते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये बात ध्यान रखेंगे कि केवल वही वाले रिप्लेस होते हैं या वही वाले रिप्लेसेबल होते हैं जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्टेड होते हैं। फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा नहीं होती है यहाँ पर, इसलिए इसका जो H है ये रिप्लेसेबल नहीं होगा। आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी कहानी रिप्लेसेबल H की, कि H प्लस रिप्लेसेबल का क्या मतलब है। अब हम समझते हैं कि रिप्लेस्ड हाइड्रोजन का क्या मतलब है, रिप्लेस्ड H प्लस का क्या मतलब है, और ये कब देखना है। तो पहली बात तो ये तब देखना है जब हमें सवाल में क्या दे रखा हो, जब हमें सवाल में केमिकल रिएक्शन दे रखी हो। जैसे कि मैं कह दूं कि H2SO4 रिएक्ट कर रहा है 2NaOH के साथ और वहां से फॉर्मेशन कर रहा है Na2SO4 प्लस 2H2 का, ये सवाल है, इसको समझे जरा। यहाँ पर आप देखिए H2SO4 एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, आपको केमिकल रिएक्शन दे रखी है, तो इस केस में कैसे निकालेंगे रिप्लेस H प्लस। तो समझिए आप यहाँ देखिए कि इसके पास में पहले कितने H थे 2 थे, लेकिन रिएक्शन होने के बाद सल्फेट के पास तो कोई H नहीं फिलहाल, अरे सल्फेट तो कंगाल हो गया, इसके पास तो कोई H है ही नहीं, तो फिलहाल इसके पास में कितने H हैं 0। तो बताओ कितने H रिप्लेस हुए यहाँ पर, तो हम बोल देंगे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जो हैं वो क्या हो चुके हैं रिप्लेस हो चुके हैं, रिप्लेस्ड हो चुके हैं। इसका मतलब इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 2। ये n फैक्टर किसका है, ये n फैक्टर H2SO4 का है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि रिप्लेस्ड और रिप्लेसेबल में फर्क होता है। इसको समझते हैं हम एक और एग्जांपल से। अब मान लो यही H2SO4 इसके साथ ऐसे रिएक्शन करता कि NaOH, ठीक है, और यहां पर बना रहा है NaHSO4 प्लस बना रहा है H2O। यहां समझिए इसको जरा, इसके पास में कितने H थे पहले 2,
देखिए सल्फेट के पास अभी भी एक H है, रिएक्शन कर ली फिर भी कितना H इसके पास में, एक। पहले दो थे अब एक है, तो बता दो रिप्लेस कितना हुआ, एक। और जब एक H ही रिप्लेस हुआ है तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि जब भी आपको रिएक्शन दे दे तब तो क्या चेक करेंगे कि कितने रिप्लेस हो चुके हैं, और जब भी आपको रिएक्शन नहीं दे, कोई केमिकल रिएक्शन आपको नहीं दे रखी है, तब चेक करेंगे कि वो कितने रिप्लेस कर सकता है जब वो किसी बेस के साथ में रिएक्शन करेगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपको इसमें जरा सा भी कहीं भी कोई भी डाउट है, कोई बात आपको नहीं समझ में आई है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे अपना डाउट पूछ सकते हैं। ये थी एसिड की बात। चलिए बात करते हैं बेस की, कि बेस जब दे रखा हो तो उसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, जरा समझिए। बेस जब हमें दे रखा होता है तो इसका एन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है एन फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस या नंबर ऑफ रिप्लेस्ड OH माइनस। मतलब ये बेसिकली तब हम बात कर रहे हैं जब अपने पास कोई आरएनएस बेस हो, क्योंकि रिप्लेसेबल OH और ये तो H प्लस तो आरएनएस एसिड आरएनएस बेस की बात होती है ना, तो हम इसकी तब बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब एन फैक्टर आप किसी बेस का निकालेंगे तो वही सेम बात आपको चेक करना है कि उसमें रिप्लेसेबल OH कितने हैं, उसमें रिप्लेस्ड OH कितने हैं। वही सेम बात, रिप्लेसेबल OH कब चेक करेंगे, जब आपको केमिकल रिएक्शन नहीं दे रखी है। और ये कब चेक करेंगे, जब आपको केमिकल रिएक्शन सवाल में दे रखी है, तब हम चेक कर लेंगे। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं इसके भी। तो दो कॉलम बनाते हैं, यहां मैं लिख रहा हूं बेस, यहां बात करते हैं उसके एन फैक्टर की। पहला एग्जांपल सबसे फेमस एग्जांपल जो आप जानते हैं NaOH। दूसरे बात कर लेते हैं यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। और तीसरा जो एग्जांपल है वो यहाँ पर ले लेते हैं हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, बताइए यहाँ पर कितने OH रिप्लेस हो सकते हैं, एक, तो एन फैक्टर एक। यहाँ पर कितने हो सकते हैं, दो, तो एन फैक्टर दो। यहाँ कितने हो सकते हैं, दो, तो एन फैक्टर दो। यहाँ पर हमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं दे रखी है, इसलिए हमने क्या देख लिया यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ पर देख ली क्या, रिप्लेसेबल OH माइनस, रिप्लेसेबल OH माइनस। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट एग्जांपल, इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ध्यान से समझना, बहुत बार गलती करते हैं आप लोग, जरा ध्यान से सुनना। और वो है BOH का होल थ्राइस। आप इसको जरा ध्यान से देखेंगे तो बताइए इसके अंदर कितने OH हैं, इसके अंदर 3 OH हैं। और अगर इसके अंदर 3 OH हैं तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, 3 होगा। लेकिन ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि जिसको आप बेस समझ रहे हैं वो एक्चुअल में बेस होता ही नहीं है। वो क्या होता है एक्चुअल में, एसिड होता है। अरे आपने नाम सुना होगा, इसका नाम होता है बोरिक एसिड। क्या होता है, बोरिक एसिड। और बोरिक एसिड जो होता है वो BOH का होल थ्राइस जो होता है, ये कोई बेस नहीं होता है। अरे इसको आप ये देख के बेस मत बोल देना कि इसके पास तो OH है। ये एक्चुअल में बेस नहीं होकर एक लेविस एसिड होता है। और लेविस एसिड क्यों होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बोरोन जो है इसका बोरोन वो sp2 हाइब्रिड है। बोरोन का p ऑर्बिटल वैकेंट है और p ऑर्बिटल में किसी से लोन पेयर ले सकता है, इसलिए जब ये लोन पेयर ले लेगा तो ये क्या बन जाएगा, लेविस एसिड। और ये BOH का होल थ्राइस के पास में एक p वैकेंट है। अरे एक ही तो होता है ना, और एक p वैकेंट में कितने लोन पेयर ले सकता है, सिर्फ एक ले सकता है। मतलब इसका जो एन फैक्टर आएगा वो दो नहीं, वो कितना होता है, एक होता है। ये बात आप ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, गलती नहीं करनी है इसमें। BOH3 का होल थ्राइस जो होता है वो बेस नहीं होके क्या होता है, एसिड होता है। और उसका एन फैक्टर कितना होता है, एक होता है। बहुत बार सवालों में पूछा गया है कि BOH होल थ्राइस की प्रॉपर्टी क्या है, तो 3 बातें याद रखना। मोनो बेसिक होता है, मोनोबेसिक होने के साथ साथ लेविस एसिड होता है, साथ साथ ये प्लेनर होता है। ये बात है, मोनोबेसिक का मतलब एक लोन पेयर खाएगा तो एन फैक्टर कितना है इसका, एक।
लेविस एसिड कह रहा है कि लोन पेयर खाएगा, अरे इसके पास वेकेंट है बोरॉन के पास, उसमें कोई आके इसको क्या देगा, बोलो लोन पेयर देगा। और प्लेनर मतलब आप समझ ही गए होंगे कि ये एक sp2 हाइब्रिड बोरॉन एटम होता है जिसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर है आपको यहां तक? अगला एग्जांपल समझते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। जब आपको केमिकल रिएक्शन दे रखी हो सवाल में, तब क्या करें? मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करवा रहा हूं उसकी NaOH के साथ, सॉरी H2SO4 के साथ, तो कैल्शियम सल्फेट बनता है और 2H2 बनता है। जरा एक बार नजर डालिए कि जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी, रिएक्शन शुरू होने से पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पास कितने OH थे? आप कहोगे सर 2 OH थे। रिएक्शन खत्म हुई, कैल्शियम के पास कोई OH बचा क्या? नहीं बचा। बताइए कितने OH रिप्लेस हो गए? 2। मैं रिप्लेस्ड क्यों चेक कर रहा हूं यहां पर? क्योंकि इस बार हमें केमिकल रिएक्शन दी हुई है। सिमिलरली H2SO4 में कितने आपको OH दिख रहे हैं यहाँ पर? 2 H दिख रहे हैं। क्या सल्फेट के पास कोई H है क्या यहाँ पर? नहीं है। कितना है? 0। बताइए जरा कितने का चेंज हुआ? 2 का। तो n फैक्टर कितना होगा यहाँ पर? 2। तो वही बात है, अगर एसिड है तो चेक कर लेंगे रिप्लेस्ड H, और अगर बेस है तो चेक कर लेंगे रिप्लेस्ड OH। कब? जब हमें केमिकल रिएक्शन दे रखी। अगला एग्जांपल समझते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर रिएक्शन करे एसिटिक एसिड के 1 मोल के साथ, तो वो बनाता है COH OH C डबल बॉन्ड OCH3 और एक H2O बाहर निकलता है। जरा एक बार इसको देखना, समझना, इस पे नजर डालना, सुनना ध्यान से। रिएक्शन से पहले इसके पास कितने OH थे? 2। रिएक्शन के बाद एक ही बचा इसके पास, तो बता दीजिए इसके रिप्लेस्ड OH कितने हैं? एक ही तो रिप्लेस हुआ है, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। ऐसे ही इस एसिटिक एसिड के पास पहले कितने H थे टोटल? इसके पास पहले टोटल 4 H थे, 3 और 1 4। उसमें से रिप्लेस कितने हुए हैं? इसके पास हैं कितने अभी भी? 3। तो बता दीजिए रिप्लेस्ड OH प्लस कितने हैं? 1। तो इसका n फैक्टर भी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी बात जब हमें कोई एसिड या बेस अलग अलग दे रखे हों या हमें एसिड बेस रिएक्शन दे रखे हों, तो दोनों ही केस में n फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको नहीं समझ में आया, अगर आपको कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो अब हम बात करेंगे n फैक्टर कैलकुलेशन की रेडॉक्स रिएक्शंस में। रेडॉक्स रिएक्शंस में कैसे n फैक्टर कैलकुलेट करते हैं उसकी बात हम करेंगे। तो भैया जब भी आपको रेडॉक्स रिएक्शन के लिए n फैक्टर निकालना हो तो एक ही फॉर्मूला लगाना है, और वो है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मोलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस। जिस सब्सटेंस का, जिस स्पीसीज का आप n फैक्टर निकालना चाह रहे हो, उस स्पीसीज के एक मॉलिक्यूल की में ऑक्सीजन स्टेट में कितना चेंज हो रहा है, वही उसका क्या होता है? n फैक्टर। बड़ी सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। आइए जरा इसके हम एग्जांपल समझते हैं। पहला एग्जांपल, और बहुत ही फेमस एग्जांपल, हर जगह आपको मिल जाएगा, तैयारी मिलेगा आपको। MnO4- जब देखो तब कन्वर्ट हो जाता है किसमें? Mn2+ में। मुझे निकालना है n फैक्टर, और n फैक्टर कहता है कि पहले तो चेंज निकाल। चेंज किसमें निकाल? ऑक्सीडेशन स्टेट में। और चेंज निकालने के लिए मुझे आना चाहिए कि इस मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप मान लीजिए कि इसकी OS X है, ऑक्सीजन की -2 होती है, दुनिया जानती है ये बात, बराबर टोटल चार्ज कितना होगा? -1। तो यहां पर जो X की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? +7। और इस मैग्नीज के तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, खुद चीख चीख के बोल रहा है कि इसके ऊपर चार्ज कितना है? +2। तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी? +2।
तो आप ही बताइए कि मैग्नीज पहले यहाँ पर +7 में था, फिर मैग्नीज +2 में चला गया, तो फिर इसमें चेंज कितना आया, इसकी ऑक्सीजन स्टेट में कितने का चेंज आया? तो हर कोई जानता है कि यहाँ पर चेंज कितने का आया, 5 का चेंज आया। प्लस माइनस नहीं देखना है यहाँ पर, सिर्फ चेंज देखना है। पहले 7 था, फिर कितना था 2, तो कितने का चेंज आया, 5 का। तो इसका एन फैक्टर देखिए, इसके एक मैग्नीज में कितने का चेंज आ रहा है, 5 का आ रहा है भैया। और ऐसे कितने मैग्नीज है इसमें, एक ही तो है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5। इसका एन फैक्टर, इस मैग्नीज में कितने का चेंज आया, 5 का आया। अरे चेंज 5 का तो दोनों में है ना ये वाला। और ऐसे कितने मैग्नीज है उसके पास में, एक ही है। अरे यहाँ पर देखो पैरों में एक ही लिखा हुआ ना, तो इसका एन फैक्टर भी कितना आएगा, 5। तो इस तरीके से आप एन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला एग्जाम, जो इसका बड़ा भाई है, दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर मिलता है, Cr2O7 2- डाइक्रोमेट आयन। ये भाई साहब कन्वर्ट होते हैं Cr3+ में। हमें सीखना है, हमें पता लगाना है कि इनका एन फैक्टर क्या होगा। तो वही क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए x मान लेंगे, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक O-2 में है, टोटल यहाँ पर कितने हैं 7 = -2। तो बता दीजिए x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, +6 आएगी। और ये क्रोमियम खुद ही कह रहा है कि भैया मेरा +3 है यहाँ पर चार्ज, तो ऑक्सीजन स्टेट भी कितनी होगी, +3 की होगी। और आप ही बता दो यहां से यहां तक जाने में कितने का चेंज आएगा, तो 6 से जा रहा 3 में, तो चेंज कितने का आएगा यहाँ पर 3। एन फैक्टर वो कहता है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मोलिक्यूल। आप मुझे बताइए अकेले क्रोमियम में कितने का चेंज आया, 3 का आया यहाँ पर, इनटू एक क्रोमियम में कितने एक Cr2O7 में कितने क्रोमियम है यहाँ पर, 2, तो 2 = कितना बन जाएगा यहाँ पर 6। ठीक ऐसे ही कितने थे यहाँ पर 3, कितना क्रोमियम है, 1 है, तो इनटू कितना आएगा 1, तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा 3। इस तरीके से आप एन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए और एग्जांपल देखते हैं, और जब तक सीखेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, और एग्जांपल देखते हैं। वैसा आप साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखना है एंड तक, सारे सवाल आपसे हो जाएंगे एन फैक्टर के। अगला एग्जांपल, क्लोरीन कन्वर्ट हो रही है 2Cl- में। ये क्लोरीन न्यूट्रल है, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी होगी, 0। और इसके ऊपर तो चार्ज है, खुद ही कह रहा है कि भैया हम तो -1 में है। बता दीजिए चेंज कितने का होगा, पहले 0 में था, आजकल वो -1 में, तो चेंज कितने का आया, 1 का। एन फैक्टर देखिए जरा, एक क्लोरीन में कितने का चेंज है, 1 का चेंज है। और एक मोलिक्यूल में ऐसे कितने क्लोरीन है, 2 हैं, तो टोटल कितना आ जाएगा 2। इसका एन फैक्टर समझिए, इसका एक क्लोरीन में कितने का चेंज, 1 का। और एक Cl- में कितने Cl हैं, अरे भैया एक ही तो है, अरे ये 2 Cl है यहाँ पर, ये एक नहीं है। तो हमें तो पर मोलिक्यूल देखना है, तो पर स्पीसीज या पर मोलिक्यूल देखना है। अरे डेफिनेशन में मैंने बताया था कि ऑक्सीडेट क्या होती है, पर स्पीसीज या पर मोलिक्यूल। तो एक स्पीसीज में तो एक ही Cl है ना यहाँ पर, तो इसको मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 2 से नहीं करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका। इस तरीके से रेडॉक्स रिएक्शन में हम किसी भी टाइप की रेडॉक्स के लिए एन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम एक फुल रेडॉक्स रिएक्शन लिखते हैं, वो तो हाफ सेल रिएक्शन थी, हाफ रिएक्शन थी। अब एक फुल रेडॉक्स रिएक्शन लिखेंगे, उसका एन फैक्टर सीखेंगे हम एग्जांपल के साथ। रेडॉक्स रिएक्शन का बहुत ही फेमस एग्जांपल KMnO4 प्लस FeSO4 अक्सर आपने कन्वर्ट होते हुए देखे हैं MnSO4 में प्लस Fe2SO4 का होल थ्राइस। हमें पता लगाना है इन स्पीसीज का एन फैक्टर। तो मैंगनीज बाबा +7 में होंगे, यहाँ पर आयरन +2 में है, क्योंकि सल्फेट पर -2 चार्ज होता है, इस पर कितना होगा, +2 होगा। ऐसे मैंगनीज +2 में, और ये आयरन +3 में, क्योंकि आप जानते हैं कि ये 2 है, तो ये तो -2 यहाँ आएगा, और ये 3 तो यहाँ क्या बन जाएगा, +3 बन जाएगा। मैग्नीज +7 से +2 में जा रहा है, कितने का चेंज, 5 का। आयरन +2 से +1 में जा रहा है, 3 में जाएगा, चेंज कितने का होगा, 1 का।
कैलकुलेट करते हैं एन फैक्टर। इसका एन फैक्टर देखिए पहले, KMnO4 का कितने का चेंज हुआ जनाब, 5 का। इसके एक मॉलिक्यूल में कितने मैग्नीज दिखाई दे रहे हैं आपको, अरे मैग्नीज के पैरों में कितना लिखा है, एक, मतलब कुछ नहीं लिखा, मतलब एक होता है यहाँ पर, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 5 × 1 = 5। आयरन में कितने का चेंज है, 2 का, नहीं चेंज 1 का है, 2 का चेंज नहीं है, पहले 2 था, फिर किस में गया वो 3 में गया, तो चेंज कितने का हुआ यहाँ पर, 1 का हुआ। अच्छा ये मत बोलना कि देखो सर यहाँ तो -1 का चेंज हो रहा है, हमें सिर्फ चेंज का मैग्नीट्यूड लेना है। तो पहले +2 में था, फिर +3 में चला गया, तो कितने का चेंज हुआ, 1 का, ठीक है, इनटू कितने आयरन है यहाँ पर, 1, तो इसका आंसर भी कितना जाएगा, 1। ऐसे इसका एन फैक्टर चेंज कितने का हुआ, 5 का, कितना मैग्नीज है इसमें, 1, और ऐसे इसका एन फैक्टर चेंज हो रहा है 1 का, लेकिन आयरन कितने, 2, तो इसका एन फैक्टर कितना बन जाएगा, 2। अगर आपके मन में किसी के भी ये डाउट है कि सर आप जो एन फैक्टर निकाल रहे हो इतनी देर से, उसमें बेचारे मैग्नीज को देख लिया, आयरन को देख लिया, आपने सल्फर को तो नहीं देखा, तो आपको मैं बता दूं सल्फर यहाँ पर आपको मिलेगा +6 में। अरे सल्फेट में सल्फर किस में होता है, +6 में, और यहाँ भी सल्फर किस में है, +6 में, तो सल्फर में तो कोई चेंज नहीं हुआ ना। अरे भाई रेडॉक्स रिएक्शन में हम एन फैक्टर उसका निकालते हैं जिसमें चेंज हो रहा हो, और यहाँ पर चेंज केवल किस किस में हो रहा है, मैग्नीज और आयरन में, सल्फर में कोई चेंज नहीं हो रहा, इसलिए हम उसका एन फैक्टर कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसके लिए एन फैक्टर डिफाइन ही नहीं होगा यहाँ। तो अपने इस एग्जाम्पल्स के ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। और अगला एग्जाम्पल, अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं तो आपने खूब टाइट्रेशन करी होगी K2Cr2 7 और ऑक्जेलिक एसिड की, और ये कन्वर्ट होते थे Cr3+ में, मतलब CrO3 आएगा यहाँ पर, और ये कन्वर्ट होता था किसमें, CO2 में। एन फैक्टर निकालना भाई, तो फटाफट निकाल लेते हैं। क्रोमियम यहाँ पर +6 में आएगा, ये कार्बन यहाँ पर +3 में है, कैलकुलेट कर लेना आप, ये क्रोमियम +3 में है, ये कार्बन यहाँ पर +4 में है। फटाफट इनका चेंज निकाल लेते हैं, कितना चेंज होगा, तो +6 से कहाँ जा रहा है, +3 में, चेंज कितने का हो गया, 3 का। ये +3 से कहाँ जा रहा है, +4 में, कितने का चेंज हो गया, 1 का। तो कैलकुलेट करते हैं इनके एन फैक्टर। 3 का चेंज, कितने क्रोमियम, एक मॉलिक्यूल में 2, तो कितना हो गया, 6। कितने का चेंज है, 1 का, कितने कार्बन है भैया इसमें, 2 कार्बन है, तो कितना हो जाएगा, 2, और इसका एन फैक्टर चेंज 3 का, एक ही क्रोमियम है, अकेला ही है, तो 1, तो इसका 3 हो जाएगा, इसका एन फैक्टर कितना होगा, 1 का चेंज इंटू 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1। तो दोस्तों ये थी बातें एन फैक्टर कैलकुलेट करने की, एसिड्स के लिए, बेस के लिए, एसिड बेस रिएक्शन के लिए, रेडॉक्स रिएक्शंस के लिए। उम्मीद आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक जरूर करें, कमेंट करें, और आपकी जो भी फ्रेंड्स, जो भी क्लासमेट्स, जो भी आपके सिबलिंग्स IIT JEE, नीट, IIT JAM या 11th 12th में पढ़ रहे हैं, साइंस से पढ़ रहे हैं मतलब, तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।